हेलो, नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है ये रहने वाला है रिट परीक्षा 2025 L1 एवं L2 के लिए, जिसमें अपन आज बात करने वाले हैं गणित शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण खंड के ऊपर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओके। अब अपना जो पहला प्रश्न है वो ये है कि सुनना ध्यान से। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहे हैं? आपके सामने प्रश्न ये रहा। प्रश्न आपके सामने ये है कि गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये परिभाषा किसने दी, किस गणितज्ञ ने दी है? क्या ये परिभाषा रोजर बेकन ने दी है, क्या हैमिल्टन ने दी है, क्या प्लूटो ने दी है, क्या बर्नेड रसेल ने दी है? तो मेरे विद्यार्थियों, जब भी सभी विज्ञानों का सिंहद्वार, आपको जब भी ये वर्ड देखने को मिले तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है, रोजर बेकन साहब। कौन सा साहब? रोजर बेकन। ये परिभाषा किसकी है? रोजर बेकन की है। इस प्रश्न का जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा रोजर बेकन। एक और आपको मैं बता देता हूं, एक और दे रखा है बर्नेड रसेल। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन, ये भी परीक्षा में था। एन इंट्रोडक्शन मैथमेटिकल फिलोसॉफी। ये पुस्तक जो लिखी गई है एन इंट्रोडक्शन मैथमेटिकल फिलोसॉफी, ये जो पुस्तक लिखी है ये बर्नेड रसल ने लिखी है। और इसने 3 बात कही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गणित सीखने चाहिए, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। और इसने तीसरी बात कही कि बालकों में गणित जो है वो तार्किक क्षमता का क्या करती है? विकास करती है। ये बात कहने वाले कौन है? बर्नेड रसेल हैं। और ये बात इन्होंने साथियों किस पुस्तक में कही है? तो उस पुस्तक का नाम मैं यहाँ लिख दिया है, आप उसको ढंग से नोट कर लेना। उस पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसॉफी। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना ये रहा। जी सुनिए, सवाल अपना ये रहा कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो ये किस गुण का विकास होता है, इसका मतलब ये जो सवाल है ये गणित की किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है। गणित की प्रकृति से संबंधित है। सवाल ये है कि एक बच्चा यदि गणित का अध्ययन करता है तो उस बच्चे में किस गुण का विकास होता है? इसका मतलब बच्चे के अंदर गणित जो है वो की प्रकृति क्या है और वो बच्चे में किसका विकास करती है? तो सुनना मेरे साथियों, एक अगर बच्चा गणित पढ़ता है तो उसके अंदर उसका जो है वो तार्किक सोच उसके अंदर क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। तार्किक सोच उसके अंदर आ जाती है। एक बच्चे के अंदर जब तार्किक सोच डेवलप हो जाती है तो वो किसी चीज के, किसी समस्या के ऊपर विश्लेषणात्मक उसकी सोच हो जाती है। उसकी जो अप्रोच है वो एनालिटिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? एनालिटिक हो जाती है। और जब एक बच्चा किसी विषय के ऊपर एनालिटिक, क्या सही है क्या गलत है, ये मैं ये करूं, जब ये वाले उसके अंदर कंसेप्ट बन जाते हैं तो याद रखना उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर गणित क्या पैदा कर देती है लालो? आत्मविश्वास पैदा कर देती है। कैसा विश्वास कर देती है? आत्मविश्वास। और एक और आपको मैं बात बताता हूं कि नंबर 4 जो गणित जो है वो बच्चों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस जरूर पैदा करती है, ये बात बिल्कुल सही है। और साथ में जो गणित की प्रकृति है लालो वो सर्पिलाकार होती है। कैसी कार होती है? सर्पिलाकार होती है। ये भी अपने दिमाग में रख लेना। और गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित जो विषय है उसकी जो प्रकृति है वो आगमनात्मक होती है। ये आगमनात्मक होती है, ध्यान रखना। और गणित बच्चे के अंदर मूर्त से अमूर्त चिंतन का विकास करती है। ये सभी जो हैं ये किसकी प्रकृति है लालो? गणित की प्रकृति है। अब अपने सवाल की बात करते हैं कि बच्चे के अंदर यदि गणित का अध्ययन करता है तो किसका विकास होता है? बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये भी सही है। उसकी तार्किक सोच का विकास हो जाता है, ये भी सही है। और उसके अंदर एनालिटिक अप्रोच का भी विकास हो जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहने वाला लालो डी। ध्यान रखना, गणित की प्रकृति
कैसी है, आगमनात्मक है। और गणित जो है वो आत्म सीधी से प्रारंभ होता है। ये सारी जो नेचर है वो लालो गणित की हैं। और गणित की अप्रोच जो है वो सर्पिलाकार होती है। इसका मतलब जब तक आपको कंसेप्ट जो है वो स्पाइरल होते हैं, जब तक आपको अंक गणित नहीं है, जब तक आप बेसिक ऑपरेशन नहीं सीख पाएंगे, जोड़ घटा गुणा भाग नहीं, तब आप गणित के प्रश्नों को ठीक से हल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आगे वाले कंसेप्ट पीछे वाले कंसेप्ट से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, अंतर संबंधित है। जी अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सुनिए सवाल यह है अपने सामने कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, क्यों प्राइमरी लेवल पर गणित पढ़ाई जाती है। तो मेरे विद्यार्थियों आप ध्यान से सुनना, प्राइमरी लेवल पर पीआरटी लेवल पर गणित पढ़ाने का, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित क्यों पढ़ाई जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों के अंदर, बच्चों का कौन सा विकास किया जा सके, बच्चों का मानसिक विकास किया जा सके। बच्चों का कौन सा विकास किया जा सके, बच्चों के अंदर कौन सा विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके। कौन सा विकास हो सके, बच्चों के मानसिक विकास बहुत अच्छा हो, इसके लिए बच्चों को क्या पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है। और यहां से आप अपने आप दिमाग में एक चीज और बैठा लेना, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित क्यों पढ़ाई जाती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे के अंदर व्यवहारिक ज्ञान का क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। व्यवहारिक ज्ञान का क्या किया जा सके लालो, विकास किए। इन आप अपने दिमाग में बैठा लो, प्राथमिक स्तर पर बात आए तो बच्चों का मानसिक विकास सुदृढ़ करने के लिए गणित पढ़ाई जाती है। और उच्च प्राथमिक लेवल पर गणित इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों के अंदर कौन सी शक्ति का विकास किया जा सके लालो, गणित जो है बच्चों के अंदर व्यवहारिक ज्ञान जो है वो डेवलप करती है। इस प्रश्न का जो अपना आंसर रहने वाला है, क्या सांस्कृतिक जी नहीं, क्या व्यवहारिक। ये व्यवहारिक तो अभी हमने पढ़ा है, ये उच्च प्राथमिक लेवल की बात कर रहा है, आध्यात्मिक से गणित का संबंध नहीं है। ध्यान रखना, प्राथमिक लेवल की अगर बात करेगा तो बच्चे का कौन सा विकास सुदृढ़ हो जाएगा, लो मेंटल लेवल उसका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि भाई सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, क्या आगमन में किया जाता है, क्या निगमन में किया जाता है, क्या संश्लेषण में किया जाता है, क्या विश्लेषण में किया जा सकता है। इस प्रश्न के लिए मैं लिख रहा हूं कि शिक्षण सूत्र आपके सामने ये रहा। शिक्षण सूत्र जो है वो ये है कि आप सामान्य से किसकी ओर जा रहे हो, आप सामान्य से जा रहे हो विशिष्ट की ओर। किसकी ओर, विशिष्ट की ओर। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, नियम जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, नियम या सूत्र जिनको कह दो, नियम कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। और उदाहरण लालो कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, उदाहरण कैसे होते हैं विद्यार्थियों, उदाहरण जो है उदाहरण विशिष्ट होते हैं। तो आप अब थोड़ा दिमाग लगा लो, नियम पहले आए और उदाहरण बाद में। नियम से उदाहरण किस विधि में चला जाता है, तो नियम से उदाहरण की अपन जाते हैं निगमन विधि में। किस विधि में जाते हैं, निगमनात्मक विधि के अंदर। कौन सी विधि में जाते हैं, निगमनात्मक विधि के अंदर। निगमनात्मक विधि की बात कर रहा है, इसका मतलब अपने इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, निगमनात्मक हो गया। वो ठीक है, अपने इस प्रश्न का आंसर जो है निगमनात्मक है, मैं इस बात को भी समझ गया। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, निगमनात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है, प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, इसका निर्माण किसने किया था। तो इसके जो जनक हैं वो है आपके, आप मुझे इसका जनक आप ध्यान रखना, प्लेटो है। कौन है, प्लेटो है। जी ओके, अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर। जी और एक बात और बता दो निगमनात्मक की, ये विधि कैसी है, तो ध्यान रखना ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। अपने दिमाग में सेट कर लो, ये कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। और परंपरागत जो गणित है वो किसी विधि से पढ़ाया जाता था, तो ध्यान रखना ये निगमन विधि के माध्यम से। परंपरागत गणित, परंपरागत पहले जो गणित पढ़ाया जाता था वो किस विधि से पढ़ाया जाता था लालो, निगमन विधि से पढ़ाया जाता। तो आप मेरे इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। जी बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनो वही सवाल रिपीट हो रहा है भाई, ये भी किसी न किसी परीक्षा में आया होगा। सवाल आपके सामने ये है कि गणित की किस विधि में हम प्राय सूत्र से नियमों की ओर चलते हैं। अभी बताया ना, सूत्र मतलब सूत्र से नियमों की ओर चलते हैं। सूत्र से नियमों की ओर हम किस विधि में चलते हैं लालो, निगमनात्मक विधि में चलते हैं। निगमनात्मक विधि के अंदर अपन कहां चलते हैं, अपन चलते हैं सूत्र से नियम की ओर। और ये कैसी विधि है लालो, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है ये, अमनोवैज्ञानिक विधि है।
अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है इसको। ओके साहब, एक बात और अपने दिमाग में सेट कर लो, ये जो विधि है ये शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक इसमें सक्रिय रखता है, शिक्षक केंद्रित विधि है। और इसके बारे में एक खास बात प्रचलित है, किसके बारे में, निगमनात्मक के बारे में, वो ये है, यह किसका मार्ग है, यह अनुकरण का मार्ग है, अनुकरण कर सकता है विद्यार्थी, इसमें अनुकरण का मार्ग है। यह सवाल परीक्षा में आया है कि निगमनात्मक विधि किसका मार्ग है, अनुकरण का मार्ग है। और विद्यार्थियों एक बात और रखना, यह रटने पर बल देती है, रटने पर बल देती है, रटने पर बल देती है। रटने पर अगर कोई सी विधि बल देती है तो वो कौन सी विधि है, निगमनात्मक विधि है। एक बात और अपने दिमाग में बैठा लो आप, वो ये है कि इस विधि के अंदर जो जितनी भी किताबें हैं वो इसी विधि से पढ़ाई जाती हैं। परंपरागत गणित का शिक्षण है, गणित का शिक्षण किस विधि से करवाया जाता था, इसी टीचिंग मेथड से करवाया जाता था। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि समय पर सिलेबस करवा देती है, पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस, पाठ्यक्रम या सिलेबस जो है वो समय पर पूरा हो जाता है, ये इसकी एक अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के अंदर जो है वो ज्ञान इस विधि के अंदर कैसा रहता है, अस्थायी रहता है, ज्ञान स्टेबल नहीं होता है, बच्चा केवल रटने पर ध्यान देता है। जी सर, समझ में आया सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगले तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने रहे, गणित क्या है, गणित किसका विज्ञान है, क्या स्थान का विज्ञान है? नहीं। गणित शिक्षा का मन विज्ञान है? नहीं। गणित गणनाओं का विज्ञान है, होल्ड करते हैं। और गणित मानव जीवन का विज्ञान है, इसका भी नहीं है। गणित जो है वो किसका विज्ञान है लालो, गणनाओं का विज्ञान है। ये आंसर जो है अपना करेक्ट है। अब अपना चर्चा ये करते हैं कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। तो सुनो, गणित जो शब्द है इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। ये शब्द किससे मिलकर बना है, ये शब्द मिलकर बना है मैथमेटा से। किससे मिलकर बना है, मैथमेटा से। और ये मैथमेटा वर्ड कैसा है, तो लालो ध्यान रखना, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इस मैथमेटा शब्द का अर्थ क्या है, तो आप अपने अंदर बैठा लो, ये मैथमेटा जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है गणना करना। क्या करना, गणना करना, या इसका अर्थ है गिनना। क्या अर्थ है, गिनना। तो गणित वास्तव में प्रारंभ में पहले गणित का अर्थ क्या होता था, गणित का अर्थ इसलिए लिया जाता था कि मैथमेटा का अर्थ है गणना करना। और विद्यार्थी सुनो, आपकी जो प्रारंभ में जो गणित चलती थी, जो सबसे गणित की पुरानी शाखा है लालो, वो कौन सी शाखा है, अंक गणित है। कौन सी है, सबसे जो पुरानी गणित है वो कौन सी है, अंक गणित है। कौन सी गणित है, अंक गणित है, गणनाओं से संबंधित गणित है। आप क्या इस मेरे सवाल को समझे, मैथमेटिक्स शब्द जो है वो मैथमेटा से मिलकर बना है। मैथमेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है गणना करना या गिनना। जी सर, आया समझ में। और सबसे पहले जो गणित जो आई विश्व के अंदर, सबसे पहले अंक गणित आई, अर्थमेटिक आई। जी सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना ये रहा, गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है, डटन का है? नहीं साहब, डटन का नहीं है। डटन तो मानसिक शक्ति की बात करता है। मानसिक शक्ति, कभी भी आपको कीवर्ड दिखे तो आपको आंसर देना है डटन। जी, होगबेन, होगबेन, बेकन, रोजर बेकन। रोजर बेकन तो विज्ञानों का सीहे दवार है। कौन सा दवार है, विज्ञानों का सीहे दवार। थोड़ी देर पहले अपने बात करके हैं, सीहे दवार एवं कुंजी शब्द अपने इसी के लिए क्या किया था, प्रयोग किया था। अब आपको आंसर इसका क्या रहेगा, होगबेन रहेगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये स्टेटमेंट देने वाले साइंटिस्ट कौन है, ध्यान रखना मेरे विद्यार्थियों। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये परिभाषा किस गणितज्ञ ने दी, होगबेन ने दी। गणित जो है सभी विज्ञानों का सीहे दवार एवं कुंजी है, ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा देने वाले थे रोजर बेकन। गणित जो है वो बालकों में मानसिक शक्ति का विकास करता है, ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा डटन ने दी। एक गणितज्ञ है डटन। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल अपना क्या है। तो सुनो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। मनुष्य के अंदर, मानव गणित के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर करता है गणित का प्रयोग, मानव के अंदर बात करें तो मानव करता है अर्थ के क्षेत्र में, अर्थ में। और किस में प्रयोग करता है, सामाजिक में। दिमाग में बैठा लो, ये दो ऑप्शन इस प्रश्न के आंसर रहने वाले हैं। क्या संस्कृति के अंदर रोकता नहीं, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक नहीं, सामाजिक, हाँ जी सामाजिक और आर्थिक। ज्यादा इसका जो आंसर राइट आंसर रहेगा वो किस में रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा प्रयोग किया जाता है,
और सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, आर्थिक की तुलना में क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इस वजह से इसके आंसर दोनों इसके आंसर क्या रहेंगे, सही। जी सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी देखिए कितना शानदार सवाल है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध क्या होता है? विषय वस्तु से होता है, कंटेंट से होता है? जी नहीं होता। मूल्यांकन की प्राविधियों से होता है। मूल्यांकन की प्राविधियों से मूल्यांकन किया जाता है, उद्देश्यों से। इसके लिए आप होल्ड रखिए। सीखने की क्रियाओं के बाद क्या किया जाता है, बालक का मूल्यांकन किया जाता है, इससे भी नहीं है। तो मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ क्या है? मूल्यांकन का अर्थ क्या है, सुनिए। मूल्यांकन का अर्थ है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, किस सीमा तक हुई है, इसका क्रमबद्ध अध्ययन। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, बच्चे के अंदर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसका क्रमबद्ध अध्ययन। इसका क्रमबद्ध अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मूल्यांकन के अंदर किया जाता है। मूल्यांकन के अंदर किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन क्या ही इसलिए जाता है कि बालक के अंदर जिस पर्पज के लिए आप बालक को पढ़ा रहे हो, जिन उद्देश्यों के पर्पज के लिए पढ़ा रहे हो, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई क्या? अगर हुई तो मूल्यांकन सही, और नहीं हुई तो मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, सुनिए। एक वैज्ञानिक हुए हैं ब्लूम, और ब्लूम साहब ये कहते हैं कि ब्लूम का जो त्रिविमीय 3D मॉडल है वो इसके लिए प्रचलित है। आप इससे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहले निर्धारित किए जाते हैं उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है अधिगम को आप क्या बोलोगे? इस हिसाब से साधन बोलोगे। क्या बोलोगे? साधन। आपने अधिगम किया, और अधिगम के माध्यम से बच्चे को जिस उद्देश्य के लिए अधिगम करवा रहे हो, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसकी जांच कौन करता है? इसकी जांच करता है मूल्यांकन। क्या करता है? मूल्यांकन। तो वास्तव में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसका पता लगाने के लिए लोग क्या किए जाते हैं? मूल्यांकन किए जाते हैं। और ये किसकी टैक्सोनॉमी के अंदर ये समझाने वाले वैज्ञानिक कौन है? ब्लूम आपके। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो सवाल सुनिए आप, तो मजेदार सवाल है कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? क्या प्रकृति का अंतर है? नहीं है। कठिनाई स्तर का अंतर है? नहीं है। इनमें से नहीं, उद्देश्यों का, ये आंसर सही है। अब ये आंसर क्यों सही है देखिए। अब उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं, थोड़ा उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण ये होते क्या हैं, और फिर नैदानिक परीक्षण की बात करेंगे, ये क्या होते हैं और ये क्यों किए जाते हैं। सुनो, उपलब्धि परीक्षण कक्ष में या विद्यालयों के अंदर जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती है कि बच्चे को ये सब्जेक्ट में इतना आया कि नहीं आया, और बच्चे को क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया, इनकी जांच उपलब्धि परीक्षण में नहीं की जाती। बच्चे को कितना आया, इनकी जांच की जाती है। सामान्य जो कक्ष में जो परीक्षक जो टेस्ट लेता है, परीक्षाएं आयोजित करवाता है, उसके बाद उनमें अंक दिए जाते हैं, उनको ग्रेड दी जाती हैं, वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। उपलब्धि परीक्षण ये तो आंकने में सफल है कि बच्चे कौन कौन से बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए हैं, पर उपलब्धि परीक्षण के पास इस बात का जवाब नहीं है कि बच्चे बौद्धिक रूप से क्यों पिछड़े हुए हैं। तो केवल ये तो अंक प्रदान करता है, केवल क्या प्रदान करता है? अंक प्रदान कर देता है, ग्रेड दे देता है। जितनी भी आपके विद्यालय स्तर पर परीक्षाएं होती हैं वो उपलब्धि परीक्षण के अंदर आती है। लेकिन नैदानिक परीक्षण थोड़े से इनसे क्या है लालो, भिन्न है। वो कैसे भिन्न है देखते हैं। नैदानिक परीक्षण क्या होते हैं, फिर अपन समझेंगे कि नैदानिक परीक्षण का वास्तव में क्या मतलब है। नैदानिक परीक्षण वो परीक्षण है जो उपलब्धि परीक्षणों से थोड़े से भिन्न है। उपलब्धि परीक्षण तो केवल यह जांच करता है कि बौद्धिक रूप से पिछड़े कौन कौन बालक हैं। नैदानिक परीक्षण, निदान का अर्थ है डायग्नोसिस, समस्या का पता लगाना। वो ये पता लगाता है कि बच्चे कौन से कमजोर हैं और वो क्यों कमजोर हैं।
उनके कारणों का जब पता लगा जाता है तब उसको बोलते हैं नैदानिक परीक्षण। और नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे कौन से बिछड़े हैं और क्यों बिछड़े हैं और उनकी समस्या का समाधान क्या है। उपचारात्मक शिक्षण को ये अपना क्या प्रस्तुत करते हैं, आधार प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षणों का उद्देश्य क्या है, अलग अलग है। इस समस्या की पहचान करते हैं, क्या करते हैं, समस्या को पहचानना इनका उद्देश्य है और उनका उद्देश्य है ग्रेड देना। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हुए। इस प्रश्न का जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा उद्देश्यों का अंतर है इन दोनों में। आपको समझ आया सर? बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या विशेषता है। देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। देखिए आप समझिए इस बात को, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का क्या अर्थ है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्यों किए जाते हैं, देखो क्या फायदा है इससे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सबसे पहले अपन बात करते हैं वस्तुनिष्ठता के, ऑब्जेक्टिविटी की। क्या अर्थ है वस्तुनिष्ठता का और वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब है आप समझिए। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि परिस्थितियां बदल दोगे, अध्यापक बदल दोगे, लेकिन उत्तर एक रहेगा। रिजल्ट में क्या रहेगी, बदलाव नहीं होगा। रिजल्ट वैसा का वैसा रहेगा। रिजल्ट में निरंतरता रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। इसका मतलब रिजल्ट चेंज नहीं हो गया। रिजल्ट जब चेंज नहीं होगा तो शिक्षक के अपने मनोभावों का रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इसमें विश्वसनीयता बनी रहती है और साथ में ये वैधता को भी, इसके अंदर वैधता भी समाहित है। वैधता का अर्थ है कि आप किस पर्पज के लिए जो वो परीक्षण कर रहे हो, क्या वो उस परीक्षण पूरा उसके अंदर समाहित है क्या। जैसे मुझे ये एक बच्चे के अंदर ये परीक्षण करना है कि उसे परमाणु, उसे अणु, उसे यौगिक के बारे में पता है कि नहीं, तो मैं उस तमाम जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ के रूप में उसमें डाल सकता हूं। मैं चेक कर सकता हूं क्या बच्चे को इसके बारे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके अंदर वैधता भी समाहित है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है बालकों एक प्रश्न का एक उत्तर, मतलब एक अद्वितीय उत्तर। जब एक उत्तर एक है तो परीक्षक बदल दो, परिस्थितियां बदल दो, फिर भी परिणाम नहीं बदलेगा। परिणाम में निरंतरता रहेगी, विश्वसनीयता इसके अंदर समाहित है। क्या समाहित है लालो इसके अंदर, विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता है इसका मतलब ये, इसका परिणाम नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये विश्वसनीय है। कैसे हैं, विश्वसनीय है, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और साथ में लालो ये कैसे हैं, वैधता को भी समाहित करते हैं। और साथ में संपूर्ण पाठ्यक्रम इसके अंदर आ जाता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम इसके अंदर आ जाता है। इसका मतलब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। क्या ये विश्वसनीय है, जी बिल्कुल है। क्या ये वैधता है, बिल्कुल है। क्या वस्तुनिष्ठता के अंदर इनके गुण पाया जाता है, सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से सभी। जी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल तो बड़ा सिंपल है कि कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। योजना बनाना अध्यापक से संबंधित है। मुझे पूरे साल में बच्चों को प्रतिदिन क्या पढ़ाना है, एक सप्ताह में क्या पढ़ाना है, एक महीने में क्या पढ़ाना है, और पूरी साल में बच्चों को किस किस टाइम में मुझे क्या पढ़ाना है, इसके लिए वो पाठ योजना, इकाई योजना, वह वार्षिक योजना तैयार करता है। और साथ में बच्चों को मार्गदर्शित भी करता है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और क्यों क्यों पढ़ना है। और साथ में शिक्षण तो वो करवाता ही करवाता है, टीचिंग तो वो करवाएगा, लेकिन बजट बनाना उसका कार्य नहीं है। ये क्या है, गलत है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा आपका, बजट बनाना। जी 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 अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है कौन सी। देखो एक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री उसको कहा जाता है, प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, प्रभावशाली शिक्षण सामग्री या शिक्षण विधि जिसको कहते हैं, विधियां शिक्षण सामग्री ही होती हैं। उसे कहा जाता है विद्यार्थियों जिसके अंदर बालक की रुचि बनी रहे। क्या बनी रहे, रुचि बनी रहे। बालक की क्रियाशील रहे, क्या रहे, क्रियाशील रहे, उबाऊ नहीं हो वो। और साथ में लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, प्लस लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जिन शिक्षण विधियों के अंदर आता है
वो बच्चा उन विधियों के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान स्थायी होता है। जब बच्चे के इमोशन शामिल हो जाएंगे, रुचियां शामिल हो जाएंगी, बच्चे के मनोभाव शामिल हो जाएंगे, बच्चे की ज्ञानेंद्रियां शामिल हो जाएंगी, बच्चा करके देखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखेगा। ऐसी विधि है प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना विधि, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चा सीखता है। इसका मतलब इसका आंसर अपन देखें तो कौन सा रहेगा? अब अप्रक्षेपित विधि नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अप्रक्षेपित भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो रहेगी प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि रहेगी? प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि रहेगी? और प्रयोगशाला विधि का तो आधार यही है कि लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा जब सीखता है तो ज्ञान स्थायी रहता है, उबाऊ नहीं होते हैं। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल सुनिए आप तो, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? नहीं दर्शाता, इसका मतलब गणित की प्रकृति से संबंधित ये सवाल है। देखिए, गणित की अपनी एक भाषा होती है। जी, गणित की अपनी एक भाषा होती है, ये बात बिल्कुल सही है, जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। बिल्कुल गणित की भाषा होती है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, गुणा, भाग, रूट, ये गणित के सभी क्या है? ये गणित की एक लैंग्वेज ही तो है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का असर होता है। जी, गणित का तो मतलब ही यही है, मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चे के अंदर मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर गणित बच्चे को लेके जाता है। यही कंसेप्ट है कि मूर्त से बच्चे को किसकी ओर लेके जाया जाता है? अमूर्त प्रत्ययों की ओर। अमूर्त प्रत्यय का अर्थ यहां बेटा है संप्रत्यय, और संप्रत्यय को कहते हैं कंसेप्ट, अवधारणा। अवधारणा, ये अवधारणात्मक तो है ही है। अगला सवाल है कि गणित में सामान्यीकरण होता है का क्षेत्र संकुचित नहीं होता। ये गलत है भाई, गणित के अंदर सामान्यीकरण सबसे ज्यादा होता है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, इसको भी रफ कर देता हूं, एक बार सुनो। इसने क्या दिया है और हमें क्या देखना है? ये कह रहा है कि भाई गणित के अंदर सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ देखिए आप, सामान्यीकरण, इसको बोलते हैं पैटर्न पकड़ना। पैटर्न पकड़ना, इसका अर्थ है पैटर्न पकड़ना। का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित नहीं भाई साहब, ब्रॉड होता है। ये गलत है। और संख्याओं का, स्थान का, मामला, इनका तो अध्ययन गणित में किया ही जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा लालो, वो रहने वाला है आपका ये वाला। गणित का क्षेत्र जो है कैसा है? संकुचित है। ये गलत बात है। अब सामान्यीकरण बच्चों के अंदर कैसी होती है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा हूं। एक एग्जांपल सुनिए कि ये संख्या मान लो 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। तो मैं बच्चों से प्रश्न पूछूं कि बताओ अगला प्रश्न, इसका अगला पद क्या आएगा? बताओ हाँ क्या आएगा? तो बच्चा तुरंत दिमाग लगाएगा और कहेगा 1 के बाद 3 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 1 का है। 3 के बाद है 5 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 1 का है। और फिर वो देखा कि 5 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का है। उसको समझ आ गया कि संख्याएं 1 छोड़ के 1 आ रही हैं, और 1 का वो क्या देख रहा है? 1 का अंतर देख रहा है। और 1 के अंतर को देखने को क्या बोलते हैं? पैटर्न पकड़ना। और उसी पैटर्न पकड़ने को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, इसका मतलब 1 का अंतर आ रहा है। बच्चा इस बात को पकड़ जाता है, इस पैटर्न को पकड़ जाता है। इसका मतलब पैटर्न का मतलब सामान्यीकरण है, और सामान्यीकरण का जो क्षेत्र है वो कैसा है? ब्रॉड है। और वो तुरंत बता देगा कि 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 9 आएगा, कि वो 7 में 1 जोड़ देगा। तो क्षेत्र तो इसमें ब्रॉड हो गया, जबकि यहां प्रकृति में क्या दे रखा है कि संकुचित। ध्यान रखना, सामान्यीकरण का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है। ये गणित की नेचर है, ये गणित की नेचर नहीं है। क्या ये प्रश्न आपके समझ में आया क्या? जी सर, अगले सवाल की तरफ समझते हैं। अगला है कि गणित की उन्नति, गणित की उन्नति शब्द को मैं कर रहा हूं, तथा वृद्धि देश की समानता से संबंधित है, संपन्नता से संबंधित है। सॉरी, ये कथन किसका है? ये कथन नेपोलियन का है। ये कथन नेपोलियन का ये कहना है कि जिस देश के अंदर गणित सबसे ज्यादा, जिस देश के बच्चों के गणित सबसे ज्यादा है, वो देश सबसे ज्यादा उन्नति करेगा, वो देश सबसे वृद्धि करेगा, वहां समानता सबसे ज्यादा होगी, संपन्नता सबसे ज्यादा होगी। ये कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का है। आगे सुनिए प्रश्न, ये कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? इस गणित के कौन से, गणित का मूल्य जो है वो कौन सा है? तो देखते हैं, क्या गणित का सामाजिक मूल्य है? इसको होल्ड करो। क्या गणित का नैतिक मूल्य? नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। क्या गणित का कलात्मकता, आर्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। अनुशासनात्मक, इससे इसका कोई मतलब नहीं है।
नेपोलियन का ये कहना कि यदि एक देश में यदि बहुत अच्छे गणितज्ञ होंगे तो वो वहां पे इंजीनियर बहुत अच्छे होंगे, इंजीनियर बहुत अच्छे होंगे, वहां के जो नेता जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। इसका मतलब इनमें तार्किक सोच का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। जब इनमें तार्किक सोच का विकास हो जाएगा तो वहां के पुल अच्छे बनेंगे, वहां के बांध अच्छे बनेंगे। और बांध का निर्माण, पुलों का निर्माण किसको कर रहा है, ये सामाजिक मूल्य को प्रदर्शित करता है। किसको मूल्य को प्रदर्शित करता है, सामाजिक मूल्य को प्रदर्शित करता है। ये आपके समझ में आया क्या? ये परिभाषा के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणित यदि किसी देश की गणित की उन्नति और वृद्धि किसी देश की संपन्नता को प्रदर्शित करती है, ये कथन किसका है, ये कथन नेपोलियन का है। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनिए अगला सवाल। सवाल है कि एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं, कि विद्यार्थियों के इतना समझ में आया है, इसका मतलब यह है कि इतना समझ में नहीं आया है। वो अध्यापक को समझ में आ जाएगा वो इतना ही समझा है। 10 में से यदि किसी विद्यार्थी के 8 नंबर आए हैं तो विद्यार्थी शिक्षक को पता लग जाएगा इसको फलाना प्रश्न नहीं आ रहा। इसका मतलब है क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये एक समस्या है। वो समस्या उसके पहचान में आ जाती है। देखिए, तो इस आधार पर यह तय किया जाता है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय क्या कहलाता है। देखो, एक बच्चे को कितना आ गया, इसका मतलब यह है बच्चे को यह नहीं आया, इसका मतलब समस्या का पता चल गया, समस्या का पता लग गया। और समस्या का पता जब आपको लग जाता है तब आप उसका समाधान आसानी से कर पाते हो। समाधान आसानी, समस्या का पता लगाना क्या है, समस्या का पता लगाना नैदानिक परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है, नैदानिक परीक्षण है। और नैदानिक परीक्षण को कहते हैं डायग्नोसिस। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को जब कहते हो कि मेरे यहां दर्द है, यहां दर्द है, मेरे को थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, तो वो डॉक्टर कुछ लिख के देता है और कहता है टेस्ट करो। टेस्ट का मतलब है निदान कर रहा है, वो समस्या का पता लगा रहा है। जब समस्या का पता लगेगा तभी ना तो वो समाधान करेगा। इसका मतलब ये किसको बता रहा है, तो डायरेक्ट आपको आंसर रखना है, निदानात्मक आकलन को क्या कर रहा है, ये लालो बता रहा है। एक बार इस आपका स्क्रीनशॉट अपना अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, जी ध्यान से देखिए। जी जी जी, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या रहने वाला है और समाधान करते हैं अगले प्रश्न का। देखिए भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को दर्शाता है। अब ये अनौपचारिक आकलन क्या है, तो ध्यान रखना, अनौपचारिक आकलन उसे कहते हैं जिसमें शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है। आप ऐसे समझ लो, सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब वो बाहर से देख रहा है, इसका मतलब अवलोकन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अवलोकन से संबंधित है। देखिए अब आंसर पढ़ते हैं। विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उसकी तरफ देखना, इसका मतलब वो देख रहा है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हैं, उनको सुनना। एक विद्यार्थी को प्रश्न नहीं आ रहा, दूसरा विद्यार्थी उससे पूछ रहा है और वो सुन रहा है, इसका मतलब वो खुद इन्वॉल्व नहीं है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को जानना। जब कोई दूसरा अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछता है तो वो देखता है कि ये प्रश्नों का आंसर कैसे देख रहे हैं, इसका मतलब वो अवलोकन कर रहा है। और अगला है विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर ग्रेडिंग प्रदान करना। ग्रेडिंग प्रदान करना नहीं है भाई, ग्रेडिंग प्रदान करने में तो वो खुद सबलिक हो जाएगा, इसका मतलब वो औपचारिक आकलन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, औपचारिक आकलन। इसका मतलब ये तीनों जो है वो कैसे हैं,
अवलोकन पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको समझ में आया क्या? अनौपचारिक आकलन का मतलब ही ये है कि टीचर डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं है, वो केवल मॉनिटर करे, केवल ऑब्जर्वेशन करे और देखे कि बच्चों की प्रतिक्रियाएं क्या है, बच्चे लिख कैसे रहे हैं, बच्चों के संवाद कैसे हैं। जब दो बच्चे आपस में मिलकर किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से हल कर रहे हैं, क्या वो रुचि ले रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो वो ठीक है। और अध्यापक यदि खुद सम्मिलित हो गया, ग्रेडिंग दे रहा है, तो वो खुद सम्मिलित हो गई, वे औपचारिक आकलन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है कि सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली, जी इसको पकड़ते हैं, उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देता है। शब्दावली को जानना, इस शब्दावली को जाना जाता है। देखो, गणित की अपनी एक क्या होती है? भाषा होती है। गणित की एक क्या होती है? भाषा होती है। इस भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? संकेतों का प्रयोग किया जाता है, संकेतों का। अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अंकों का। सूत्रों का प्रयोग किया जाता है गणित में। किसका प्रयोग किया जाता है? सूत्रों। जैसे मैं ग्रेटर देन का चिन्ह लिख दूं, मैं लेस देन का चिन्ह लिख दूं, मैं लंबवत का चिन्ह लिख दूं, मैं समकोण का चिन्ह लिख दूं, ये सारे शब्द क्या हैं? संकेत है और इनका एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे अंक लिख दूं, किसी में कोड डिकोड लिख दूं, तो ये गणित के शिक्षण में ये शब्दावली जो है, ये शब्दावली किसको संबंधित है? ये गणित की भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है लालो? गणित शिक्षण में गणित का भाषा, गणित शिक्षण में गणित का भाषा। सीधा डायरेक्ट यार, ये सारे आंसर क्या है इसके? गलत है। क्या आपको समझ में आया क्या? गणित की अपनी एक अलग भाषा होती है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल सुनिए आप तो। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? ध्यान से समझना है। कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? इसका अर्थ है 3 सही दर्शाते हैं। देखिए, पहला देखते हैं, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। बिल्कुल सही है, कोई रोकने वाला नहीं है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बनाने का मार्ग है। बिल्कुल, गणित का अर्थ ही यह है। और गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गलत बात। गणित का अर्थ ही यह है मूर्त। गणित के अंदर किसके? मूर्त संप्रत्यों से या कंसेप्ट से बालक के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास किया जाता है। यह बिल्कुल करेक्ट बात है। गणित आधार, गणित का उद्देश्य ही यही है कि मूर्त संप्रत्यों से बालक के अंदर अमूर्त चिंतन पैदा करना गणित का उद्देश्य है। बच्चों के अंदर तार्किक सोच पैदा करना, विश्लेषणात्मक क्षमता, आलोचनात्मक सोच पैदा करना गणित का उद्देश्य है। ये कह रहा है कि ये नहीं है, ये गलत आंसर है। और यहां ये इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? गलत रहने वाला है। ये गलत है। इसका मतलब अपने प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा, अमूर्त चिंतन है। चलो अगला देखते हैं। गणित की संख्या एवं स्थान विज्ञान के रूप में परिभाषित की जाती है। ये गणित के अंदर संख्याओं का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन गणित अमूर्त चिंतन नहीं है। ये गलत है। गणित अमूर्त चिंतन है। गणित के अंदर मूर्त संप्रत्यों से अमूर्त संप्रत्यों की ओर बढ़ा जाता है। मूर्त चिंतन से बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल देखिए आप, आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों द्वारा गणित समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को पकड़ना क्या कहलाता है? सुनो, अगर विद्यार्थी गणितीय समस्याओं का समाधान कर रहा है, समस्याओं का क्या कर रहा है? समाधान कर रहा है। इसका मतलब उसने सबसे पहले क्या पकड़ी होगी? त्रुटियों को क्या किया होगा? पकड़ा होगा। त्रुटियों को पहचाना होगा। और त्रुटियों को पहचानने का काम विद्यार्थी तब करेगा जब वो समस्या को पहचाने, और समस्याओं को तब पहचान करेगा जब वो पहले उनका क्या करे? विश्लेषण करे। अब ये दोनों शब्द आपको जहां दिखाई दे, एक तो विश्लेषण और दूसरा त्रुटियों को पहचानना, इस प्रश्न का आंसर वही रहेगा। गणित में विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन इस प्रश्न का ये आंसर नहीं है। गणित में त्रुटि का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। अपना प्रश्न का आंसर यही रहेगा, विषय वस्तु का संश्लेषण। ये गलत आंसर है। संश्लेषण का अर्थ है जोड़ना।
जबकि सामने जब समस्या आती है तो उसको खंडों खंडों में बांटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है और फिर समस्या के समाधान की ओर बढ़ा जाता है। इसका मतलब समस्या का समाधान तब होगा जब बच्चा पहले त्रुटि को पहचानेगा, गलती को पहचानेगा, तब समस्या का क्या करेगा, समाधान करेगा। त्रुटि को तो तब पहचानेगा जब वो उसका क्या करेगा, खंड खंड करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपने सामने ये रहा, नए प्रकरण मतलब नए कंसेप्ट के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। तो सुनो, एक अध्यापक नए संप्रत्यय को क्लास में पढ़ा रहा है, नए प्रकरण को क्लास में पढ़ा रहा है, नए टॉपिक को क्लास में पढ़ा रहा है। इसका अर्थ है उसने कौन सी योजना बनाई है, इकाई पाठ योजना बनाई है। कौन सी पाठ योजना बनाई है, इकाई पाठ योजना बनाई है। अपने दिमाग में बैठा लो, अगर किसी संप्रत्यय को बच्चों के सामने पहली बार प्रस्तुत कर रहे हो तो इसका मतलब वो एक कालांश की बात है, आप विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात कर रहे हो। विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर जो पाठ योजना तैयार की जाती है वो इकाई पाठ योजना तैयार करती है, जो 1 घंटे में पूर्ण की जाती है। जी, इकाई पाठ योजना के जो जनक हैं वो है, उसके अंदर इकाई पाठ योजना के अंदर जो पद काम में ली जाती है वो उसके अंदर काम में ली जाती है, हर्बर्ट की पंचपदी काम में ली जाती है। हर्बर्ट की पंचपदी काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है, हर्बर्ट की पंचपदी काम में ली जाती है। सुनो, हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है उस प्रकरण की प्रस्तावना। क्या प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तावना। फिर उस टॉपिक को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद किया जाता है प्रस्तुतिकरण। क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण। आप ध्यान से रखना, 2 सोपान मैंने बता दिए हैं, 2 इसके पद बता दिए। तीसरा इसका क्या किया जाता है, तीसरे इसमें की जाती है तुलना की जाती है। क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और फिर बच्चों को क्या किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और फिर लालो किया जाता है अनुप्रयोग। क्या किया जाता है, अनुप्रयोग, उसका उपयोग किया जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे पहले क्या रखी जाती है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना जो तैयार की जाती है, इकाई पाठ योजना, 1 क्लास में पढ़ाई जाने वाली पाठ योजना के अंदर हर्बर्ट की पंचपदी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बच्चों के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। फिर पाठ्यक्रम उस प्रकरण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और ध्यान रखना, हर्बर्ट की पंचपदी में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है, सबसे आधारभूत कोई चीज है तो वो हर्बर्ट की पंचपदी के अंदर प्रस्तुतिकरण है। और ध्यान रखना, हर्बर्ट की पंचपदी में मूल्यांकन शामिल नहीं है। और मैं आपको जो इस प्रश्न का आंसर है वो अब समझाना चाह रहा हूं। हर्बर्ट की पंचपदी में प्रस्तावना के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को किसे जोड़ना, नए ज्ञान से जोड़ना, ताकि वो उस टॉपिक को क्या कर सके, आराम से पढ़ा सके। इसका मतलब ये जो प्रश्न का जो आंसर संबंधित रहने वाला है वो रहने वाला है हर्बर्ट की पंचपदी से। और इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, तो लालो देखो, इसका मतलब ये जो पूर्व ज्ञान है वो किस में समाहित है, तो लालो ये समाहित है आपकी हर्बर्ट की प्रस्तावना के अंदर। प्रस्तावना के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, ताकि उनके अंदर समझ विकसित की जाए, जैसे उस टॉपिक से संबंधित, उस प्रकरण से संबंधित। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। भाई सही नहीं है, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल विद्यार्थी को ध्यान रख के बढ़ाना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, मतलब क्रिया का मतलब है बच्चों के क्रियात्मक पक्ष का भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। भाई क्रियात्मक कौशल भी का विकास, भाई गणित पढ़ाने का अर्थ ही ये है बच्चों के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष का किया जा सके, विकास किया जा सके, बच्चों के भावात्मक पक्ष का क्या किया जा सके, व्यवहार के तीनों पक्षों का क्या किया जा सके, व्यवहार का तीसरा जो पक्ष है वो है क्रियात्मक साइकोमोटर, उसका विकास किया, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल साइकोलॉजिकल होना चाहिए और तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है। अगला सुनो, अगला क्या करना चाह रहा है, अगला ये करना चाह रहा है, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं, गणित अध्यापक की सबसे ज्यादा सहमति रखी जाती है, क्योंकि गणित को पढ़ाना तो उसी को ही है ना, तो बाकी चीजें सही हैं कि गणित पाठ्यक्रम जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, उसके अंदर क्रियात्मक से संबंधित सवाल होने चाहिए और पूर्ण रूप से साइकोलॉजिकल और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बालक बहुत अच्छे से सीख पाए। लेकिन अध्यापक की सहमति इसमें आवश्यक है। इसका राइट आंसर जो है वो अध्यापक की सहमति नहीं है। अगला सवाल समझते हैं अपन। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विधि
विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी को जानने की अच्छी विधि नहीं है। सुनो कि ऐसी कौन सी मध्य विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के अंदर मुख्य कार्य जितना ज्यादा कराओगे बच्चों के अंदर मानसिक विकास उतना ज्यादा होगा। कौन सा विकास होगा? मानसिक विकास को बढ़ावा देता है कौन सा कार्य? मुख्य कार्य। विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं को विश्लेषण करना चाहिए, यह भी सही है। विद्यार्थियों एक बच्चा प्रश्न को किस प्रकार से हल कर रहा है, दूसरा किस प्रकार से, उन दोनों की तुलना करनी चाहिए ताकि बच्चों को इंटरलिंक किया जा सके, अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अगला है कि विद्यार्थियों में तुलना करने का कारण ये बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों में आप तुलना कैसे करोगे? आप विद्यार्थियों के अंदर तो विभेद कर ही नहीं सकते। विद्यार्थी तो सभी बराबर होते हैं, वो बौद्धिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना, आपको इस बात का ध्यान रखना कि वो सभी बराबर हैं। उनके अंदर तुलना करनी, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर आप तुलना कर सकते हो, उनके अंदर आप विश्लेषण कर सकते हो। जेंडर के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि लड़का सीख सकता है लड़की नहीं सकती, लड़की सीख सकती है लड़का नहीं सकता। किसी लिंग के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। गणित ये लिंग सीख सकता है, ये वाले सीखते हैं, और कोई जाति विशेष के आधार पर ये नहीं कह सकते फलाना सीख सकता है ढिमका सीखता है। गणित सभी सीख सकते हैं, गणित सभी को सीखना चाहिए, और गणित सभी बच्चों के अंदर तार्किक सोच का, आत्मविश्वास का विकास करती है। गणित का मेन कंसेप्ट ही यही है, मेन संप्रत्यय ही यही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल फिर है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये कथन किसका है? ये बेकन का है। ये सवाल दूसरी बार आ रहा है, अपन इसका हल कर चुके हैं। अगला है कि सवाल नंबर 25 आपके सामने रहा, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता। देखो, अलग भागों को जोड़ने का मतलब गूंथने से संबंधित है। गूंथने से या समेटना या जोड़ना, ये तीन वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं। जब भी आए समझ जाना, अध्यापक जो है वो प्रश्न पत्र बात कर रहा है किस विधि की? संश्लेषण विधि की। कौन सी विधि की बात कर रहा है? संश्लेषण विधि की। तो इसका राइट आंसर रहेगा संश्लेषण। एक बात और आपको सिखा देता हूं, विश्लेषण के अंदर क्या किए जाते हैं? खंड खंड किए जाते हैं, चीजों को तोड़ा जाता है। और ये जो विश्लेषण और संश्लेषण जो विधि है वो एक दूसरे की कैसी विधि है? पूरक विधि है। कैसी है? पूरक। प्रयोगशाला विधि नहीं, प्रयोगशाला विधि तो लर्निंग बाय डूइंग प्लस ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, ये तो नहीं है। परियोजना विधि तो बच्चे के अंदर क्रियात्मक पक्ष का क्या करती है? विकास करती है। लेकिन ये तो अलग ही चीज है ना, अलग अलग खंडों को जोड़ना, तो ये संश्लेषण विधि से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनिए सवाल ये है, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है कि किसी समस्या आपके सामने है और आपको उसका उपचार करना है। अब कौन सी समस्या है? समस्या का जब तक आप समस्या को पहचानो नहीं तब तक आप समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। एक डॉक्टर किसी बीमारी का जब तक इलाज नहीं कर सकता जब तक उसको ये नहीं पता चले कि बीमारी कहां है, कान में है, आंख में है, पेट में है या कहां है। जब उसे पता चल जाएगी बीमारी जो है उसके कान में है या पेट में है, तो वो पेट संबंधित उसका उपचार करेगा। इसका मतलब उपचारात्मक शिक्षण इस बात पर निर्भर है कि समस्या को आपने कैसे पकड़ा है, समस्या को ठीक से पहचानना उपचारात्मक शिक्षण का क्या है? आधार है। तो समय अवधि का कोई लेना देना नहीं है, समस्या के कारणों की सही पहचान करना इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर। भाषा से इसको लेना देना नहीं, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण सामग्री जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल लेके आ रहा हूं। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है। आपको किसी उद्देश्य का मूल्यांकन करना है, किसी बच्चे में मूल्यांकन करना, तो उसके लिए आपको कौन कौन से क्रम ध्यान रखना? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले किसका चयन किया जाता है? उद्देश्यों का चयन। इसका मतलब सबसे पहले आ गया 1 नंबर। उसके बाद क्या किया जाता है? परिस्थितियों की पहचान करना, तो इसका मतलब बाद में आ गया आपका 2 नंबर। फिर जब ये आ जाए उसके बाद मूल्यांकन की विधियों का चयन। मूल्यांकन की आपके पास बहुत सारी विधि हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? आपको चयन करना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद मूल्यांकन की कौन सी प्राविधियों का निर्माण करना है, ये वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसका मतलब 5 नंबर। और लास्ट में क्या अपने प्रमाणों की क्या करनी पड़ेगी? व्याख्या। इसका मतलब है ये 4 नंबर। तो 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4 इसका राइट आंसर है आपका ये। और मैं आपको एक गारंटी से एक बात लिख रहा हूं, इस बार की रीट परीक्षा में ये 2025 की रीट परीक्षा में ये 100% सवाल आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस दिन आएगा उस दिन मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको मैंने बताया है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सुनो, सवाल यह है
किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा। 306 है, 406 है, 408 है, 440, 20, 4020, और उन्होंने इसको इस प्रकार का पढ़ा। बच्चे ने इसको पढ़ा 36, बच्चे ने पढ़ा 40, बच्चे ने पढ़ा 40-8, और बच्चे ने पढ़ा 40-20। इसका मतलब आप इन सब चीजों को ध्यान से देखोगे तो बच्चा दो दो संख्याओं को पढ़ रहा है। दो संख्याओं को पढ़ने में क्या है, दो संख्याओं को आराम से पढ़ रहा है, आराम से पढ़ पा रहा है, यही तो मतलब है। अब क्या मतलब है, इस की पॉइंट को पढ़ पा रहा है। देखते हैं, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। गणित की कक्षाएं उबाऊ होती ही नहीं है। गणित के शिक्षक बहुत प्रिय होते हैं, बच्चों में वो आनंदमय तरीके से पढ़ाते हैं। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया था, उसका उपयोग। अगर स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया होता तो आराम से इस प्रश्न को सही तरीके से पढ़ता। छात्र का गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात आप किसी छात्र के लिए नहीं बोल सकते कि ये बालक गणित पढ़ेगा, ये बालक नहीं पढ़ेगा, ये आप नहीं बोल सकते हो। बर्नार्ड रसेल का तो स्टेटमेंट यही है, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, प्रत्येक बालक को गणित सीखनी चाहिए, और बालकों के अंदर गणित तार्किकता का विकास करती है। यह बात बिल्कुल गलत है। अगला है, स्थानीय मान की संकल्पना को तो नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता, यह बात सही है, और उसे केवल 2 अंक की संख्या को पढ़ना आसान लगता है, इसलिए वो 2 अंकों को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और अपना जो राइट आंसर है वो आपका डी रहा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा कि संगीत मानव के अवचेतन अनकॉन्शियस मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य को दिखा सकता है? देखो, संगीत का संबंध भाई सीधा सा अपन ऐसे रट लो, तुम तो अपने दिमाग में बैठा लो। गणित का संबंध सीधा सा किससे है? संगीत का संबंध किससे है? आर्ट। और आर्ट को क्या बोलते हैं? कला। ये कौन सा है? ये कलात्मक मूल्य है। कौन सा मूल्य है? कलात्मक मूल्य। जरूर आपको ऑप्शन मिलेगा। संगीत का मतलब ये आर्ट है, इसका मतलब अपना जो राइट आंसर होगा ये तो आपको फ्री के नंबर है, कलात्मक मूल्य है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से वही सवाल आ गया, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है दर्पण? यह कथन किसका है? तो भाई साहब ये तो होगबेन का है। ठोक बजा के कह रहा हूं, 100% सही है, और परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब परीक्षा के खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी जी जी, अगला है कि निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो और सीखो। निरीक्षण करो और सीखो, ये दोनों कंसेप्ट किससे संबंधित है? ध्यान रखना, ये दोनों कंसेप्ट संबंधित हैं प्रयोगशाला विधि से। प्रयोगशाला विधि से। प्रयोगशाला विधि की तो थीम ही ये है। कौन सी थीम है लालो? तो मैं आपको समझा रहा हूं। थीम क्या है प्रयोगशाला की? लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण करो और सीखो। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? प्रयोगशाला विधि। और एक बात और बात बताऊं, प्रयोगशाला विधि जो है वो आगमनात्मक विधि का क्रियात्मक रूप है। ये जो आगमनात्मक विधि है इसका कैसा रूप है? प्रयोगशाला विधि क्रियात्मक है, क्रियात्मक रूप है। कैसा रूप है? क्रियात्मक रूप है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखिए आप, सवाल क्या है सुनिए। सवाल है, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी विधि, कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित सिखाने का मेन मोटिव क्या है? मानसिक विकास। मानसिक विकास। और बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? खेलना। तो बच्चों को आप किस में सिखाओ? खेल खेल में। मारिया मोंटेसरी की खेल विधि विश्व प्रसिद्ध है। किडन गार्डन जो है वो फ्रोबेल की विधि है। किसकी विधि है? दिमाग में रखना, फ्रोबेल की विधि है। ये भी खेल विधि है। और दूसरी है डोल्टन, ये भी कैसी विधि है? प्राक होस्ट सब की है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है। ये भी कैसी विधि है? खेल। व्याख्यान विधि तो नहीं है, ये तो उबाऊ है भाई साहब, छोटे बच्चे तो इसमें सीख नहीं है। ये तो माध्यमिक स्तर पर उपयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर क्या ली जाती है? इस डोल्टन विधि का जनक देख लेना भाई एक बार जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा, निदानात्मक परीक्षण का मेन उद्देश्य क्या है?
शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना नहीं है, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना ये भी नहीं है, गणित विषय की अध्ययन और अध्यापन की क्रिया में सुधार करना। निदान का अर्थ क्या होता है? निदान का अर्थ है समाधान करना, समाधान पर आधारित है। समाधान का मतलब है इसकी जो प्रकृति वो होती है सुधारात्मक। कैसी होती है? अब दिमाग में बैठा लो, सुधारात्मक प्रकृति किसी की होती है तो वो होती है बेटा किसकी? निदानात्मक, भाई किसी चीज में सुधार करना। जैसे उपलब्धि परीक्षण जो है ना वो ज्ञानात्मक, केवल ज्ञान पर विधाते हैं, वो निर्णायक होते हैं कि इसको नहीं आ रहा। निदानात्मक उससे भिन्न है, वो ये कहते हैं कि इसको आ नहीं रहा वो ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, सुधार कैसे करना है, सुधारात्मक इसकी प्रकृति होती है। जी ठोक बजा क्या इसका आंसर? ठीक है। अगला सवाल है, बिल्कुल इजी सा सवाल है कि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दिमाग में बैठा लो, वृत्त का पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है प्रयोगशाला विधि। आगमन विधि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आगमन विधि भी इसका निगमन नहीं हो सकती, व्याख्यान नहीं हो सकती। फंस गए आप आगमन में और प्रयोगशाला में, फिर बच्चे कहेंगे सर आगमन से पढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल समझा सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला आगमन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर जो है वो आगमनात्मक मौजूद है, आगमनात्मक निहित है। कैसे निहित है? तो मैं आपको एक बात के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूं। आगमनात्मक का क्रियात्मक रूप, क्रियात्मक रूप कौन सी विधि है? तो ध्यान रखना, प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला। बच्चे ये कहेंगे सर आगमनात्मक, गलत। अगर प्रयोगशाला आ जाए तो प्रयोगशाला सर्वश्रेष्ठ है। इनमें आपने देखना है कि कौन सी ज्यादा, ये तो वैसे तो चारों ही तरीके से पढ़ा सकते हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आपकी प्रयोगशाला विधि इसलिए है क्योंकि प्रयोगशाला जो विधि आधारित है वो आगमनात्मक का क्रियात्मक रूप कौन सी विधि है? आपकी प्रयोगशाला विधि है। जी, और प्रयोगशाला जो विधि है वो बहुत बढ़िया विधि है। जी, अगला सवाल ये रहा कि गणित में स्लाइड रूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्यान रखना, गुणन एवं भाजन के लिए। डायरेक्ट रट लो इसको, तो रटने वाला प्रश्न है, गुणन एवं भाजन के लिए। ये चारों ऑप्शन नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? देखिए, गणित में अपूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। बिल्कुल, गणित में सामान्यों का क्षेत्र सीमित है। होल्ड रखो, गणित एक सार्वभौमिक विषय है, जो बिल्कुल सही है। ये भी संख्याओं स्थान, ये भी सही है। गणित का क्षेत्र, गणित के अंदर जो सामान्युमान मतलब सामान्यीकरण का जो क्षेत्र है वो कैसा है? ब्रॉड है। सामान्यीकरण जो होता है, पैटर्न जो पकड़े जाते हैं वो ब्रॉड लेवल पर पकड़े जाते हैं। ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत लेवल पर पकड़े जाते हैं। किस लेवल पर पकड़े जाते हैं? विस्तृत लेवल पर पकड़े जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो आपका आंसर है वो क्या है? इसका क्षेत्र कैसा है भाई? इसका क्षेत्र कैसा नहीं है? इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। सामान्यीकरण जो है वो गणित के अंदर किया जाता है और वहां उसका क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है कि शब्द दे रखा है करिकुलम, किस भाषा से लिया? करिकुलम का मतलब है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान, हिंदी में बोलते हैं इसको दौड़ का मैदान। और ये किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम शब्द है वो है दौड़ का मैदान। अगला सवाल सुनिए, गणित में बच्चा सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? उद्देश्यों से संबंधित है, तो प्रश्न से समझते हैं। सारणी बनाना, ज्ञान बच्चे के अंदर है तो इसका मतलब वो प्रत्यास्मरण कर सकता है, प्रत्यास्मरण कर सकता है, संप्रत्य बता सकता है। जी, ये तो ज्ञान से संबंधित है। बोध जब बच्चों को हो जाएगा तो वो त्रुटि का पता लगाएंगे। त्रुटि का पता लगाना ये तो बोध से संबंधित है। वो संप्रत्यों के अंदर क्या करने लग जाएंगे? तुलना करने लग जाएंगे, विश्लेषण करने लग जाएंगे, संप्रत्यों का वर्गीकरण करने लग जाएंगे, त्रुटियों का पता लगाने लग जाएंगे। और अनुप्रयोग के अंदर त्रुटि का क्या किया जाता है? त्रुटि का समाधान किया जाता है। समाधान, त्रुटि का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। ये तीनों तो नहीं है, ये तीनों तो इसके आंसर नहीं है। अब कौशल के अंदर क्या होता है? कौशल के अंदर प्रयोग, बच्चा जब कौशलात्मक, बच्चे के अंदर कौशल वाला जब उद्देश्य विकसित हो जाता है तो वो लेखा चित्र बनाने लग जाता है। इसको वो लेखा चित्र को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, वो सारणी बनाने लगता है। सारणी बनाना, मॉडल, चार्ट,
ये सब वो बनाने लग जाता है। जब वो सारी चीजें बनाने लग जाता है, इसका मतलब जब बच्चा अपने हाथ से काम करने लग जाता है, इसका मतलब उसका कौन सा क्षेत्र विकसित हो गया? क्रियात्मक क्षेत्र विकसित हो गया। कौन सा क्षेत्र विकसित हो गया? क्रियात्मक। क्रियात्मक पक्ष उसका क्या हो रहा है? विकसित। और सारणी बनाना कौन सा कौशल है? कौशल जो है वो आपका कौन सा है? सारणी बनाना क्या है? कौशल है। और कौशल के अंदर ध्यान रखना, क्रियात्मक पक्ष बच्चे का मजबूत होता है। लेखा चित्र बनाने लग जाता है, चार्ट बनाने लग जाता है, मॉडल बनाने लग जाता है, तो यंत्रों के अंदर त्रुटियों का वो सुधार करने लग जाता है। मतलब उसके अंदर हाथ जो है, उसके थॉट के साथ उसके हाथ भी क्या करने लग जाते हैं? काम करने लग जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न गलत है भाई। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को केवल औपचारिक कक्षा कक्ष में प्रयोग करना ही कठिन है? कि भाई कक्षा कक्ष के अंदर अगनात्मक, बिल्कुल गणित तो अगनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है, गणित में निगमनात्मक प्रक्रिया भी शामिल है, गणित के अंदर विश्लेषणात्मक, लेकिन प्रयोजना जो है वो गणित के अंदर कक्षा कक्ष के अंदर लागू करना क्या है? कठिन है। तो प्रयोजना के बारे में मैं आपको एक बात बता रहा हूं। प्रयोजना का जो विचार दिया है वो किसने दिया है? ध्यान रखना, जॉन ड्यूवी ने दिया है। किसने दिया है? जॉन ड्यूवी। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? किलपैट्रिक साहब है। प्रतिपादक कौन है इसका? किलपैट्रिक है। कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि कक्षा कक्ष में लागू करना बड़ी कठिन है। किलपैट्रिक साहब, किलपैट्रिक महोदय इसके क्या है? प्रतिपादक। और प्रयोजना का जो थॉट दिया है, जो कंसेप्ट दिया है, जो विचार दिया है, वो किसने दिया है? जॉन ड्यूवी ने दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि हाँ, निम्नलिखित में से गणित भाषा है। गणित कैसी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है? नहीं। जटिल भाषा है? नहीं। वैदिक भाषा है? नहीं। गणित संकेतात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? गणित के अंदर संकेतों का प्रयोग किया जाता है, गणित के अंदर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, गणित के अंदर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। गणित की अपनी एक भाषा है। और गणित की भाषा कैसी है? संकेतात्मक भाषा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से सही मायनों में गणित है? सापेक्षिक विज्ञान नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं, मूर्त विज्ञान नहीं है। कैसा विज्ञान है? ध्यान रखना, गणित जो है वो अमूर्त विज्ञान है। गणित के अंदर बालकों के अंदर मूर्त संप्रतियों से, मूर्त कंसेप्ट से अमूर्त कंसेप्टों की ओर बालक को लगाया जाता है, बालक के अंदर, ताकि मूर्त से अमूर्त की ओर बालक के अंदर क्या हो सके? भारत के अंदर चिंतन हो सके। इसी के साथ मैं जो ये मेरे विद्यार्थी हैं इनसे मैं विदा लेता हूं और मैं अपने इस टॉपिक को यहीं करता हूं समाप्त। और आशा करता हूं कि ये जो टीचिंग मेथड का वीडियो है इसके माध्यम से आपने ज्ञान को सीखा होगा, ग्रहण किया होगा, और आपकी आगामी परीक्षा में मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके आए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।